फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है? फटाफट जवाब दो जल्दी जल्दी। विशाल कोली कलरलेस, निका कलरलेस, तेजस कलरलेस, ठीक है ओके। और फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है? पिंकी, पिंक। पी फॉर फिनोप्थिलीन, पी फॉर पिंक, पी फॉर पिंकी। ये बताओ कि पीएच माइनस का कलर क्या होता है? पीएच माइनस का कलर क्या होता है? पिंक। और मॉलिक्यूल्स फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है? और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है एसिडिक मीडियम में? एसिडिक मीडियम में संस्कृति रेड। और बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ऑरेंज, ठीक है। क्या होना चाहिए अगर इंडिकेटर है तो? वीक एसिड वीक बेस क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक होना चाहिए? ठीक है, वीक एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। अब एक जवाब और दिमाग में रहता है, दिमाग में रहता है हमारा कि जैसे मान लो मिथाइल ऑरेंज है, ये बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है? ऑरेंज देता है। दिमाग में रहता है कि जैसे मान लो पहले से यहाँ एसिड लिया हुआ, अब हम इसके अंदर बेस मिला रहे हैं, तो बेस मिलाए, बेस मिलाए, बेस मिलाए, बेस मिलाए, बेस मिलाए, न्यूट्रल हुआ, और जैसे थोड़ा सा और मिलाएंगे तो ये ऑरेंज कलर दे देगा। ये दिमाग से हटा देना, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही बेसिक बनेगा वैसे ही वो ऑरेंज दे देगा, ऐसा नहीं होता है। इस 7 से जैसे क्रॉस किया तुरंत बेसिक दे, नहीं, उसका एक रेंज होता है, वो उसी रेंज में कलर अपना चेंज करेगा, दूसरे रेंज में यहाँ वो कलर नहीं चेंज करेगा। तो मुझे बताओ कि मिथाइल ऑरेंज किस रेंज में अपना कलर चेंज करता है? बिल्कुल सही, एक आंसर आया संस्कृति के। बाकी बताओ जल्दी से। मिथाइल ऑरेंज 4 से 6 में कलर चेंज करता है। ये मत सोचना कि जब वो 7 से ज्यादा आएगा तब कलर दिखाएगा, नहीं, इसके बारे में अभी और बताएंगे डिटेल, मतलब थोड़ा और थॉट पड़ेगा इसके बारे में। तो ये इसका रेंज है, इसी रेंज में। अब इस रेंज में क्या होगा? इस रेंज में एसिडिक है ना पहले, तो इस रेंज में रेड से ऑरेंज आता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ रेड डिसअपियर होता जाएगा और ऑरेंज एपियर होता चला जाएगा, यानी यहाँ मिक्सिंग होगा। इसके इधर पूरा ऑरेंज होगा, इसके इधर पूरा रेड होगा। ये मत सोचना कि इधर 7 से ज्यादा आएगा तब ये, तब जाके इस रेंज के इधर वो ऑरेंज देगा, इस रेंज के इधर वो रेड देगा। यहाँ पर मिक्सिंग होगा, यानी यहाँ कलर चेंज, यहाँ पर अपना एक्टिवेट रहता है। इस रेंज में जब सॉल्यूशन का पीएच आएगा तब अपना कलर चेंज करना स्टार्ट करता है। बाकी रेंज में मत सोच लेना कि उसका कलर चेंज होगा, बाकी रेंज में नहीं चेंज होने वाला है। इसी रेंज के बीच में जब होकर गुजरेगा वो सॉल्यूशन, तभी उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। इधर से इधर तुम लोगे ना, या इधर से इधर, वो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जब तक उस सॉल्यूशन का पीएच इससे क्रॉस होकर जाएगा ना, तभी उसका कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और वही 8 से 10 होता है किसके लिए? फिनोप्थिलीन के लिए। तो वो 8 से 10 के बीच में उसका पीएच रेंज होता है। पीएच रेंज का मतलब दिमाग में रख लेना कि उस रेंज में अपना कलर शो करते हुए दिखाता है। जैसे मार्कर वाला जो एग्जांपल दिया था, बाकी रेंज में वो काम नहीं करेगा, बाकी रेंज में वो काम नहीं करेगा। यानी जब सॉल्यूशन का पीएच इस इतना से होकर गुजरेगा तब उसका भी कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए पीएच जो है वो उसका एक रेंज होता है, हर इंडिकेटर का अपना अपना रेंज होता है।
ये नहीं कि हम जो मन करे उसके लिए हम जो मन करे वो इंडिकेटर ले लेंगे और वो हमें रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। दिमाग से हटा देना, और 7 से ज्यादा होगा तो होगा, ये भी दिमाग से हटा देना। अक्सर ये हम सोचते हैं कि जब 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा तो उस मीडियम में वो पिंक दे देगा या ऑरेंज दे देगा, ऐसा नहीं होता। उस रेंज में वो काम करता है, उसी रेंज में उसका पीएच चेंज होता है। ठीक है, ये सब हो गया था। और मैं एक तुम्हें इसमें न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, मतलब किस टाइप का न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो न्यूमेरिकल्स में मैं करवा रहा हूँ, लेकिन इतना तुम्हें याद रखना है, बाकी जो मैं कैलकुलेशन करूंगा लास्ट में कंक्लूजन बन जाएगा, तुम लास्ट वाला ही याद रखना, ताकि प्रोसेस याद रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एचपीएच इनोक्लिन दिया हुआ है जिसका के लिखेगा या के इंडिकेटर यानी इंडिकेटर कांस्टेंट लिखेगा, इसका वैल्यू है 10 टू पावर -9, ये लिख के देगा क्वेश्चन। और पूछेगा आपसे कि पीएच रेंज क्या है, पीएच रेंज क्या है, यानी ये किस रेंज में काम करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछे देखो कैसे बनाएंगे। एचपीएच को डालेंगे तो एचपीएच जो है वो पार्शियल डिसोसिएट होगा और यहाँ पर बन जाएगा ये किस रेंज में काम करेगा, यही हमें क्वेश्चन मार के हमें निकालना है। अब इस केस में हम के इंडिकेटर लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ pH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ HPH। यहाँ से हम H प्लस निकालेंगे, रेंज निकालना है तो pH निकालना पड़ेगा ना, pH रेंज निकालना है तो H को निकालना पड़ेगा यहाँ से ना, H प्लस को निकालना है। ये प्रोसेस ध्यान में रखना, बाकी क्वेश्चंस को भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन फाइनली हम हमें रिजल्ट आ जाएगा तो याद भी रख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे साइन के साथ, टेक लॉग विथ नेगेटिव साइन, ताकि ये पीएच बन जाए, इसको पीएच बनाना है ना, और लॉग ले लेंगे, दिख रहा है ना, माइनस लॉग ले लेंगे और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ताकि पीएच बन जाए, इसलिए हमने माइनस लॉग लिया। इधर भी माइनस लॉग ले लेंगे, माइनस लॉग के इंडिकेटर के आई एल लिखा हुआ इंडिकेटर, और यहाँ है HPH और यहाँ पर pH माइनस, ये लिखो, इसको ध्यान से देखो मतलब क्या है, pH है, ये pH है, इक्वल टू माइनस को बाहर निकालो, ये इंटीग्रल लगा दो लॉग के आई एल और इसको साथ में लिखो, इसे बफर वाला लिखते हैं, लॉग HPH, जो नीचे है उसको हटाओ मत, इसी के साथ में। अब माइनस का अंदर ले लो, pH इक्वल टू माइनस लॉग के इंडिकेटर माइनस लॉग HPH अपॉन pH माइनस, ये दो क्या बन गया, ये बन गया P के इंडिकेटर, P के बन गया, P के आई माइनस, इसको ऐसे रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान देना, अब हमें थोड़ा सा यहाँ याद करेंगे ओस्वाल्ड थ्योरी को। ओस्वाल्ड थ्योरी बोला था कि जब HPH डिसोसिएट होता है, जो pH माइनस होता है, अगर यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका कलर दिखाएगा, ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका कलर दिखाएगा। अब बात ये है कि कितना ज्यादा होना चाहिए, एक संख्या इसका ज्यादा है तो ये कलर दिखाएगा, ये संख्या ज्यादा है तो ये कलर दिखाएगा। बात ऐसी है कि कितना ज्यादा होना चाहिए, 1 2, इसकी संख्या 2 या 4 है, इसका 4 है तो इसको 10 होना चाहिए, नहीं, इनका संख्या लगभग दोनों में कंपेयर करें तो लगभग 10 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, 10 टाइम्स का डिफरेंस होना चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं कि HPH और pH का अगर दोनों का हम रेंज लें, दोनों में जो डिफरेंस आना चाहिए, मतलब दोनों में कौन कितना ज्यादा है, तो लगभग 10 आना चाहिए मिनिमम। ये मान के चल रहे हैं हम 10, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सही है, और नहीं दिया है तो 10 नहीं बनाना, तो मान के चलते हैं कि 10 का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, इसका मतलब 10 टाइम्स ज्यादा है,
और ये 10 टाइम्स कम है, तभी तो ये टेन आया, तो ये इसका कलर दिखाएगा। और नहीं तो क्या हो सकता है कि HPH अपॉन PH माइनस, हो सकता है कि ये 10 टाइम्स जाता हो, हमें नहीं मालूम है ना उस समय कौन जाता है, हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हो सकता है ये ज्यादा, हो सकता है ये ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक बार वैल्यू मैं 10 पुट करूंगा, क्वेश्चन में दिया है तो सही, नहीं तो 10 निकालेंगे, हम लिमिट मार लेंगे 10 टाइम्स ज्यादा है सर, नहीं तो इसका वैल्यू अगर ज्यादा है, क्योंकि बाकी हमें कुछ नहीं दिया है ना, वो एसिडिक मीडियम में डिसोसिएट होगा, वो बेसिक मीडियम में जाएगा, किस मीडियम में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, कुछ दिया नहीं, तो हमें एज्यूम कर लेना होगा। एक बार हम इसका वैल्यू ये रखें और एक बार हम ये रखें, ध्यान दो यहाँ pH इक्वल टू हो जाएगा, अब ये पीके इंडिकेटर है, यहाँ से पीके निकालोगे तो 9 आएगा, पी के इंडिकेटर निकालोगे तो 9 आएगा, आएगा 9 आएगा, ये हो जाएगा 9। अब ध्यान दो यहाँ पर अगर 10 पुट करोगे इसका रेशियो, ये log 10 का वैल्यू क्या होता है -1, ये हो जाएगा pKi, pKi में 9 नहीं लिख रहा हूं, -1। अगर तुम इसका वैल्यू 1/10 पुट करोगे तो 1/10 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 पढ़ने जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी इस केस में अगर ये ज्यादा हुआ तो pH हो जाएगा pKi और यहाँ +1 होगा, यही इसका रेंज है, यही इसका रेंज है। तो अब हमें इसका रेंज निकालना है, तो pH का रेंज निकालना, तो pKi कितना है 9 में से 1 माइनस कर दो 2, 9 में से 1 ऐड कर दो, यानी इसका रेंज हो जाएगा 8 to 10। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम अब इस क्वेश्चन को इतना करने की कोई जरूरत नहीं, अगर ये सब कुछ लिखा नहीं है ना और केवल ये दिया है तो उस वैल्यू में से एक सब्ट्रैक्ट करो और एक ऐड करो, वही आंसर हो जाएगा, इतना तुम्हें कुछ निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम निकालो ये सब चीजें। हाँ प्रोसेस जानो, वही कहीं मान लो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन दे, या ये वैल्यू दे दे कि इतना टाइम्स है, तो थोड़ा सा ये अब 10 माना है हमने तब +1 आया है, नहीं मानते तो नहीं आया, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं थोड़ा सा लेवल अगर आगे जाए तो ये लिख के दे ये इसका इतना टाइम्स है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 100 टाइम्स बोलेगा, एक बार 100 पुट करना और एक बार 1/100 पुट करना, या रेंज देगा, बिना रेंज दिए नहीं बना सकते। तो तुम अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इसका ये है कि अगर KIN दिया जाए उसमें से एक ऐड करो और एक सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका रेंज होगा। अब आते हैं, ये हमारा 2 सेकंड पॉइंट खत्म हो गए, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही पॉइंट जो है वो तुम्हें बताएगा कि वही पॉइंट हमें बताएगा कि किस तरह के सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करें। तो लास्ट अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक अब हेडिंग होगा सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंडिकेटर, ये हटा दे रहा हूं, इस पे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकता है, बाकी थ्योरेटिकल आएगा, उसको ध्यान में रखना है। हालांकि नीट में 1-2 बार क्वेश्चन आया है इंडिकेटर्स, ऐसा है नहीं है कि नहीं आया, तुम्हारे पास तुम्हारा वस्ती होगा तो लेवल 3 में देखना क्वेश्चन आया होगा इंडिकेटर, 2017 या 18 में क्वेश्चन नीट का है इसका।
चलो तो लास्ट टॉपिक हमारा, और ध्यान से समझना लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन ज्यादा लास्ट टॉपिक से आया है। तो हमारा लास्ट टॉपिक का हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंडिकेटर, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंडिकेटर, selection of suitable indicator in acid base titration, in acid base titration। अगर हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो कौन सा सुटेबल, इससे क्वेश्चन आना तय होता है। अगर इंडिकेटर से क्वेश्चन आया, इससे क्वेश्चन आएगा, तो कौन सा सुटेबल इंडिकेटर होगा एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें सुटेबल इंडिकेटर बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि टाइट्रेशन क्या होता है। तुम मोल में पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट समझा ले रहा हूं कि टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। हम पहले यहाँ टाइट्रेशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन, ध्यान से समझना। टाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चंस नहीं मूल कॉन्सेप्ट में बनाया जाता है क्वेश्चन। यहाँ मैं इंडिकेटर के रिगार्डिंग टाइट्रेशन से बात करेंगे। ठीक है, आप सोचो कि न्यूमेरिकल्स वो वाला होगा, हम यहाँ टाइट्रेशन जरूर तुम्हें समझा देंगे लेकिन न्यूमेरिकल्स मूल वाला नहीं करवाएंगे। यहाँ पर इंडिकेटर के रिगार्डिंग तो पहले कॉन्सेप्ट समझा दे रहे टाइट्रेशन क्या है, फिर हम डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। तो ध्यान से समझो यहाँ पे टाइट्रेशन क्या है, व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का अगर नॉर्मल मीनिंग समझे तो नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, तो टाइट्रेशन का जो नॉर्मल मीनिंग होता है, मतलब ऐसे बोलचाल की भाषा में जनरल टाइप कि टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन क्या होता है, तो टाइट्रेशन जो होता है एक एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन को बोलते हैं। एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज करता है, उस टाइप को बोलते हैं टाइट्रेशन। जैसे हमसे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे हमसे एक क्वेश्चन मान लो पूछा गया कि HCl है, HCl में n/10 इसका मोलारिटी है, सॉरी कंसंट्रेशन है, और इसका 40 ml वॉल्यूम लिया गया। अब इसके अंदर NaOH मिलाया गया, मिलाते गए एक समय ऐसा आएगा कि इसका कुछ वॉल्यूम मिलाने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमें ये न्यूट्रल बनाने तक इसका कितना वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं N1V1 = N2V2। इसका N1 1/10, V1 40, N2 1/5 V निकालना है। ये 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आया, 4 ये 5, V = हो जाएगा 20 ml। यानी हम 20 ml अगर NaOH को मिला देंगे तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। When we add 20 ml of NaOH then it become neutral। लेकिन ये जो तुम निकाले ये पेपर वर्क हुआ हमारा, यानी ये हमने या तो तुम पेपर पे निकाले या हमने व्हाइट बोर्ड पे निकाला, कहीं कोई प्रैक्टिकल नहीं किया हमने। यहाँ तुम्हें सब कुछ इवेंट डेटा हुआ था, तुम N1V1 किए, N2V2 किए और आंसर ला दिए। इसी चीज को अगर तुम्हें लैब में परफॉर्म करना होगा, लैब में बताना होगा कि तुम जाओ लैब में परफॉर्म करो, और हो सकता है कि लैब में तुम्हें सारा डेटा ना दिया जाए, उस केस में तुम्हें परफॉर्म करके बताना होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा या जो भी निकालना होगा लैब में निकालना है। लैब में कैसे करेंगे, अब लैब वाली ही चीजें टाइट्रेशन से रिलेट होता है। ये तो हमारा मतलब डेली जैसा पेपर वर्क कर रहे वो है। अब यही चीजें जब लैब में परफॉर्म किया जाता है तो उसको टाइट्रेशन बोल दिया जाता है कि टाइट्रेशन कर रहे हैं। इसी बोलचाल की भाषा को लैब में जब किया जाता है तो उसको टाइट्रेट बोल देते हैं कि टाइट्रेट कर रहे हैं, यानी एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो कैसे टाइट्रेट करते हैं, तो टाइट्रेट का दूसरा मीनिंग होगा एसिड के साथ बेस को न्यूट्रलाइज करना।
तो टाइट्रेट का मीनिंग कैसे निकाले, लैब में कैसे हम जानेंगे? तो लैब में हम क्या करते हैं, एक हम बीकर लेते हैं, यहाँ पर हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है। लैब में हम एक ऐसा बीकर लेते हैं, इसमें तुम एसिड या बेस कुछ भी मिला दो। चलो हमने एसिड मिला दिया, इसमें से हम एसिड मिला दिया, HCl ले लेते हैं, एग्जांपल बताता हूं, वही बात है। HCl का अब तुम लैब में जाओगे तो HCl का तुम्हें मान लो तुम यहाँ पर 20 ml लिए हो, 20 ml लिए हो, मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स तो बना ही लिए, न्यूमेरिकल्स यही तरीका है बनाने का। 20 ml लिए, लेकिन इसका हमें नॉर्मेलिटी नहीं मालूम है। तुमसे बोल दिया है कि लो एसिड और लो ये बेस, अब तुम बताओ इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा। तुम्हें एक बीकर दे दिया गया और HCl दे दिया गया और NaOH दे दिया गया, तुम कुछ ml वॉल्यूम लिए, इसमें तुम मेजर कर सकते हो कि कितना हमने वॉल्यूम लिया और बोल दिया है कि नॉर्मेलिटी निकालो, बाकी कोई डेटा नहीं दिया गया। अब इस तरह के कैलकुलेशन करने को बोलते हैं कि एसिड बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं। तो हम करेंगे कैसे एक्सपेरिमेंटली, तो हम यहाँ ब्यूरेट लेंगे। तुम लैब में गए होगे तो एक ग्लास का ऐसा लॉन्ग पाइप ऐसा होता है, ब्यूरेट जिसको बोलते हैं, और यहाँ एक कॉर्क लगा होता है जिससे हम कभी भी बंद, यहाँ पर ब्यूरेट पे वॉल्यूम का इंडिकेशन होता है, कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। तुम्हें एसिड दे दिया गया, एक बीकर दे दिया गया, ब्यूरेट दे दिया गया, एसिड दे दिया गया, बेस दे दिया गया, बोला कि इसका नॉर्मेलिटी बताओ। अब यहाँ पर तुम इस ब्यूरेट में NaOH भर दिए, NaOH भर दिए, लेकिन तुम्हें NaOH का एक चीज जरूर है कि इसका नॉर्मेलिटी तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका नॉर्मेलिटी 1/10 है, इसका मालूम होना चाहिए, नहीं तो एक फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका नॉर्मेलिटी हमें मालूम होना चाहिए, इसका नहीं मालूम। तो तुम ये ब्यूरेट ले लिए और यहाँ वॉल्यूम तुमने इसको मिलाना स्टार्ट कर दिए बेस। अब जैसे मिलाओगे तो अब इसके अंदर तुम एक इंडिकेटर डाल दो, बिना इंडिकेटर का काम थोड़े होगा, बिना इंडिकेटर का काम नहीं होगा ना, क्योंकि इंडिकेटर ही इंडिकेट करेगा ना कि न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि जब न्यूट्रलाइज होगा तभी ना तुम इसका नॉर्मेलिटी निकालोगे। तो यहाँ पर एक फिनोल्फिलीन तुम्हें ले लो या मिथाइल ऑरेंज ले लो, दोनों हम लेंगे, हम उसी को ग्राफ बना के तुम्हें समझा देंगे कि दोनों कैसे काम करेगा। तो यहाँ हम फिनोल्फिलीन लेते हैं, HPHP, हम यहाँ मिथाइल ऑरेंज भी ले सकते हो, आगे ग्राफ में मैं समझाऊंगा। अभी ये फिनोल्फिलीन जो है वो कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। तुम अब यहां से कॉर्क ओपन किए, NaOH का एक एक ड्रॉप डालते हैं, पूरा एक ही बार जल उसमें डाल नहीं देते, एक एक ड्रॉप डालना है। ड्रॉप डालते गए, अब तुम यहां से मान लो पीएच एसिडिक था, अब ये इसका पीएच बढ़ना स्टार्ट हुआ, अब जाके ये न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल होगा तो इंडिकेट नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए। वो न्यूट्रल हो गया तो अभी वो इंडिकेट करेगा और हम पहचान जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 7 से 8 जब पीएच जाता है ना, तब जाके वो हमें बताता है कि पीक हो गया। मतलब 7 से 8 जब जाता है, सॉरी 8 से 10, 8 से जब 10 जाता है तब फिनोल्फिलीन होता है कि हम काम करना स्टार्ट करेंगे। 7.5 अगर पीएच भी हुआ ना तो काम करना स्टार्ट नहीं करता, लेकिन होता क्या है तो आगे ग्राफ में समझाते हैं। जैसे ही ये न्यूट्रल बना और उसका अगला ड्रॉप जैसे ही गिरा होगा इसके अंदर, उसका पीएच तुरंत बहुत तेजी से हाई हुआ होगा, ऐसे भागता है। अभी ग्राफ बना रहा हूं, बहुत तेजी से भागता है, एक ही ड्रॉप में उसका पीएच बहुत चेंज कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि पीएच हिसाब से एक ड्रॉप आते आते उसको 8-10 आने में टाइम नहीं लगता है, इसीलिए इस ड्रॉप का हम वॉल्यूम नेगलेक्ट भी कर देते हैं।
यानी हम इस ड्रॉप का कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं है। एक ड्रॉप ज्यादा ही पड़ गया तब हमें इंडिकेट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ड्रॉप ज्यादा ही पड़ गया, एक कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 7 पे इंडिकेट नहीं करता है कि लो भैया 7 आ गया बंद करो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 7 आया होगा और अगला ड्रॉप जैसे इसके अंदर आया गया होगा, तुरंत पीएच 7 से तुरंत 8 की तरफ भागा होगा, और 8 की तरफ भागा होगा तुरंत ये पिंक होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे पिंक हुआ होगा स्कोर को बंद कर देना है। यानी फिनोल्फिन 8 से 10 के बीच में काम करता है, लेकिन एक ही ड्रॉप गिरने से 8 से 10 के बीच में पहुंचा देता है तुरंत। तो इस ड्रॉप का जब वॉल्यूम यहाँ लोगे N1 V1, वो वॉल्यूम नेगलेक्ट, एक ड्रॉप का क्या फर्क पड़ता है, वो ज्यादा 5-6 ड्रॉप गिरता तो 1 ml 2 ml 3 ml कुछ होता है, ये तो बहुत छोटा सा ड्रॉप है, इसको हम नेगलेक्ट भी करते हैं। तो वॉल्यूम N1 V1 जो है उस वॉल्यूम में ये ड्रॉप नहीं भी काउंट करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो लेकिन ये ड्रॉप गिरने से पीएच तुरंत हाई होता है और वो चला जाता है यहाँ और वो पिंक हो जाता है। पिंक होते ही यहाँ पर कोर बंद कर देंगे, कोर को हम बंद कर देंगे, बंद हो गया। कोर बंद होते ही हम यहाँ से ये वॉल्यूम कितना गया वो हम मेजर कर लेंगे, जितना भी गया होगा 40 10, चलो 40 ml हमने मेजर कर लिया। तो ये गिवन, ये तो हमें दिया नहीं था, तो क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस ये दे दिया गया था, तुम्हें एक ब्यूरेट पकड़ा दिया गया, एक बीकर पकड़ा दिया गया, फिनोल्फिन पकड़ा दिया गया, और इसका वॉल्यूम तो तुम इससे मेजर करोगे, और इसका एक बस तुम्हें ये बता दिया गया कि इसका मोलारिटी नॉर्मलिटी इतना है, बाकी कुछ भी अननोन था सब कुछ। और तब बोला गया कि बताओ ये किस, इसका नॉर्मलिटी क्या होगा जब वो न्यूट्रल हो। तो उस केस में निकालना, ये पेपर वर्क नहीं था, पेपर वर्क में सब डेटा दिया रहा है। तो अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम मालूम चल गया, हाँ हम फॉर्मूला वही लगाएंगे N1 V1 N2 V2, लेकिन जो डेटा निकाला है हमने N1 तो पहले से दिया हुआ, जो भी डेटा हो, अब डेटा से मुझे मतलब नहीं है, N1 दिया हुआ था, ये V1 दिया हुआ नहीं था, तुम इसको लैब में टेस्ट करने के बाद तुम्हें V1 मालूम चला, और ये N2 जो कि निकालना है क्वेश्चन मार्क, और वॉल्यूम ही नहीं दिया हुआ था इसका, तुम बीकर में उसको मेजर करके लिए हो, तो यहाँ केवल एक ही डेटा दिया हुआ था। हाँ फॉर्मूला तो वही लगाएंगे नो डाउट, लेकिन डेटा हम लैब से टेस्टिंग करके लाए। तो जैसे ही पिंक हुआ होगा, जैसे ही अपना काम इस रेंज में किया होगा, इसका अगला ड्रॉप आया होगा, ध्यान रखना अगला ड्रॉप आया होगा, तो अगला ड्रॉप आया होगा तब जाके वो क्या हुआ होगा, उसका कलर चेंज हुआ होगा इस ड्रॉप से, इस वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम ना ये वाला वॉल्यूम, मान लो अगला ड्रॉप गिर भी गया तो इस वॉल्यूम से कोई ज्यादा, एक ड्रॉप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस वॉल्यूम का, इसलिए ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता, एरर नहीं आता, ज्यादा एरर इस वॉल्यूम में 40 ml में एक ड्रॉप मान लो थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें एरर नहीं आता है। इस तरह से कैलकुलेशन को हम बोलते हैं टाइट्रेशन, इस तरह के कैलकुलेशन को हम बोलते हैं टाइट्रेट करना, यही टाइट्रेशन का कांसेप्ट है। ये भी टाइट्रेशन है, ये भी टाइट्रेशन है, बस ये लैब के द्वारा है और एक पेपर। अब मैं तुम्हें इसी पे ग्राफ समझा रहा हूँ। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंडिकेटर इन द एसिड बेस स्टडी। लिख लेना सब, ये डायग्राम वगैरह निकाल लेना। अब हम आते हैं कि किस इंडिकेटर का यूज कैसे किया जाए। लिख लियोगे ना, ये नहीं केवल समझना भी है। अब यहाँ पर जो हम एसिड बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो टाइट्रेशन हमारे को अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर जो टाइट्रेशन लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन लिया था। ऐसा भी हो सकता है कि वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का टाइट्रेशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वीक एसिड का और वीक बेस का टाइट्रेशन। यानी टाइट्रेशन जो है 4 टाइप का हो सकता है।
यहाँ हमने तुम्हें समझाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये है टाइट्रेशन। अब इसमें तुमसे कैलकुलेशन करवाता है। अब इसी चीज को देखो लैंग्वेज में लिख देता है। जब टाइट्रेशन में क्वेश्चन देता है तो इसको लिख देता है कि प्यूरेट में इतना वॉल्यूम में कमी आया, इसका न्यूट्रलाइज इसमें फिनोल्फिलीन लिया गया, फिनोल्फिलीन में इतना वॉल्यूम पे उसका कलर चेंज हुआ। जब तुम कलर चेंज होता है तो उस कलर को बंद कर देते हो, फिर उसका इमेजर कर लेते हो। तो इसी को जब लैंग्वेज में लिख के देता है और टाइट्रेशन में जब क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट से बनता नहीं कि फिनोल्फिलीन कब कलर चेंज किया, क्या किया, तो समझ में ही नहीं आता। तो इससे क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे कि कहाँ पर कलर चेंज हुआ, जहाँ कलर चेंज हुआ वही स्टॉप पर को बंद किया गया होगा, वॉल्यूम निकाला गया है। तो अब हम टाइट्रेशन जो है मेनली 4 टाइप को होता है, ये हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसपे हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे कि कौन सा इंडिकेटर, सारा इंडिकेटर अब हो सकता है कि किसी एसिड बेस में अगर हम काम करें, हो सकता है कि फिनोल्फिलीन यहाँ काम करे लेकिन फिनोल्फिलीन यहाँ काम ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि फिनोल्फिलीन है तो किसी एसिड और बेस में वो अपना कलर दे देगा, नहीं, हर जगह नहीं देता है वो कलर, तो सूटेबल होता है उसी के लिए। देखो वही मैं बता रहा हूँ कैसे किसके लिए सूटेबल होगा। ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में यहाँ पर पीएच है, वाई एक्सिस पे पीएच होगा और यहाँ पर बेस होगा NaOH। जो अभी तुम्हें टाइट्रेशन वाला बताया था दिमाग में रखना, जो अभी टाइट्रेशन वाला एग्जांपल्स बताया था वो दिमाग में रखना। तो दिमाग में क्या रखोगे, तो मैं इसी को इंडिकेट कर रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा। अब तुम्हें याद होगा इसमें एसिड था, HCl था, ठीक है। तो HCl होगा, यहाँ मान लो 0 है, pH यहाँ 7 है और यहाँ पर 14 है, ये pH स्केल है 0, 7 और 14। HCl था, तो HCl होगा तो pH कुछ इधर होगा, इधर होगा ना pH स्टार्टिंग में जब तुम NaOH नहीं मिलाए हो, इधर होगा ना, इधर नहीं, 7 से कम होगा। अब तुम NaOH मिलाने लगते, NaOH मिलाओगे तो क्या होगा, इसका pH बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक ऐसा वो जो ड्रॉप याद है ना, ड्रॉप, तुम बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है। अब एक ऐसा भी समय आएगा जैसे मान लो तुम बेस मिला रहे हो और बेस मिला रहे हो तो पीएच बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा भी ड्रॉप आएगा जिसको डालने के बाद तुरंत पीएच हाइक कर जाएगा। ये इसका जो हाइक होगा वो ऐसा होगा, मतलब पूरा ये तेजी से बढ़ेगा उसका ड्रॉप ऐसे, मतलब इसका स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसका बढ़ने का जो स्पीड है और इसका बढ़ने का स्पीड है बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका स्पीड बढ़ने का। एक ऐसा भी ड्रॉप आता है उसके अंदर, अब एक समय तक पूरा बढ़ता है और फिर ये उसी रेंज में एक समय बाद फिर वो एन हमेशा बढ़ता रहेगा, फिर वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। जितना तुम OH मिलाओगे NOH को बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो बढ़ने वाला हाइक होता है वो 7 से थोड़ा पहले होता है और 7 के बाद तक होता है। 7 के पहले से होना स्टार्ट हो जाता है, 7 के बाद होना मतलब होता है, उसके बाद धीरे धीरे होता है। ये पीएच का बढ़ना हम बता रहे हैं, जैसे जैसे NOH मिलाते जाओगे वैसे वैसे पीएच बढ़ता चला जाएगा। पहले इसको सोच लो फिर आगे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम क्या बोल रहे हो, ये तो तुम उसका ग्राफ बना दिया कि तुम HCl में NOH मिलाए 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 मिलाए। अब इस पॉइंट में हमें कहाँ समझ में आएगा कि कहाँ न्यूट्रल हुआ है, इसमें हमें कहाँ समझ में आ जाएगा कि लो ये न्यूट्रल है, कहीं ग्राफ तो कहीं इंडिकेट ही नहीं कर रहा है। सब ग्राफ में बता रहा हूँ अभी धीरे धीरे, डाउट इसके बाद पूछेंगे।
अब तुम NaOH को मिला रहे हो, पीएच बढ़ रहा है, यहाँ पर हाइट हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ा। हमें यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे समझ में आएगा कि इसका न्यूट्रल आ गया इस पॉइंट पे। हमें कैसे समझ में आएगा? ये तो ग्राफ हम दिख रहे हैं, हमें यहाँ तक कैसे समझ में आया कि न्यूट्रल हो चुका है? तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इंडिकेटर, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इंडिकेटर। और ध्यान रखना, ये ग्राफ हालांकि ध्यान में रखना, ये ऐसा होता है क्योंकि ये चीजें हम ऑब्जर्वेशन बेसिस से बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ हाइट हुआ है, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखाया नहीं या प्रूफ करके नहीं दिखाया, लेकिन तुम याद रखना 7 से थोड़ा पहले ये हाइट मारता है, 7 के बाद तो हाइट दिखाता है, उसके बाद ये। और जो इंडिकेटर होता है वो इसी रेंज में कलर चेंज करता है, यानी आगे जो भी अगर ग्राफ बनाऊंगा मैं तो उसमें इंडिकेटर में ध्यान रखना, जहां हाइट होता है वही उसी रेंज में पीएच काम करता है। इस रेंज में इंडिकेटर, इस रेंज में इंडिकेटर काम नहीं करता है, इस रेंज में भी इंडिकेटर काम नहीं करता है। ये तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मतलब ध्यान रखना है। क्यों नहीं करता है? जहां हाइट होता है वही करता है, यहाँ नहीं काम करता। अब पीएच के न्यूट्रल आने के लिए इंडिकेटर यूज किया हमने, तो देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कम है, इसका मतलब 7 से थोड़ा कम है। तो मुझे ये बताओ कि इस रेंज में से इस रेंज में इंडिकेटर काम करता है, इस रेंज में कौन इंडिकेटर काम करेगा? मुझे बताओ, फिनोल्फिलीन काम करेगा या मिथाइल ऑरेंज काम करेगा? इस रेंज में कौन इंडिकेटर काम करेगा? बिल्कुल सही है, मिथाइल ऑरेंज काम करेगा। यानी तुमसे यही क्वेश्चन में पूछा जाए, क्यों इस रेंज में मिथाइल काम करेगा? क्योंकि इसका 4 से 6 के बीच में ये हाइट मार रहा है और इसी रेंज में मिथाइल काम कर रहा है। और इस रेंज में काम करेगा कौन है? इस रेंज में काम करेगा फिनोल्फिलीन। अब फिर से एक बार इसको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना कि कैसे ये काम किया है मिथाइल ऑरेंज। देखो ये एसिड था ना, तुम जब ड्रॉप वाइज मिला रहे थे, ये HCl था, तुम मिलाते गए, मान लो फिर ये मिथाइल ऑरेंज तुमने लिए, अब तुम मिला रहे हो, इसका पीएच बढ़ रहा है, एक साथ जैसे ही यहां पहुंचा ये कलर चेंज कर दिया, यानी तुम अभी एक ड्रॉप पीछे हो तभी ये इंडिकेट कर देगा हम न्यूट्रल हो गए। कलर चेंज का मतलब न्यूट्रल हो गया। और वही मिथाइल ऑरेंज यहां इंडिकेट करता है, यानी एक ड्रॉप एक्स्ट्रा उसमें डालवा देता है और ये बस एक ड्रॉप कम डलवाता है। दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि ये एक ड्रॉप बाद इंडिकेट करता है, ये वाला फिनोल्फिलीन, और ये एक ड्रॉप पहले इंडिकेट करता है। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि एक ड्रॉप पहले इंडिकेट कर देता है कि हम न्यूट्रल हो गए, उस एक ड्रॉप से कोई ज्यादा वॉल्यूम इफेक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए N1 V1 में कोई ज्यादा डेटा का फर्क पड़ेगा नहीं। और ये ड्रॉप बाद इंडिकेट करवाता है, यहां इंडिकेट करवाता है। तो एक ड्रॉप पहले और एक ड्रॉप बाद, यही दोनों में कहानी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों 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 इंडिकेटर काम करेगा, यानी बोथ इंडिकेटर वर्क हियर, दोनों इंडिकेटर काम करेगा। अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया, अब हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा पीएच काम, कौन इंडिकेटर काम कर रहा है। जरूरी नहीं कि दोनों इंडिकेटर काम करेगा, यही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका तुम ग्राफ याद रखना, ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा और इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। इसका
ये जो ग्राफ होगा वो 7 से पहले हाइक पे जाएगा। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ग्राफ, और इसी रेंज में पीएच काम करेगा। तो मुझे बताओ यहाँ मिथाइल ऑरेंज काम करेगा या फिनोल्फिलीन काम करेगा? कौन सा इंडिकेटर तुम चुनोगे? बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम चुनेंगे मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि इसका देखो हाइट जो है 7 से कम है और इसको इसी रेंज में काम करना है और इस रेंज में काम करना है, तो मिथाइल ऑरेंज काम करेगा। फिनोल्फिलीन 7 से ऊपर काम करता है, क्योंकि अभी अभी बताया। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज बहुत कम आ रहा है, तो पीएच में चेंज है, पीएच में चेंज कितना आया था? पीएच में चेंज इतना आया था, वॉल्यूम में चेंज इतना आया, सोच सकते हो। तो यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज काम करेगा। एंड तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में कौन सा इंडिकेटर काम करेगा, तो यहाँ मिथाइल ऑरेंज काम करेगा, यहाँ फिनोल्फिलीन काम नहीं करता है। तुम मिलाते रह जाओगे, काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये काम करेगा, यहाँ दोनों काम करेगा, यहाँ पर दोनों काम करेगा। तीसरा ग्राफ, हम तीसरा ग्राफ जो लेते हैं वो लेते हैं वीक एसिड का और वीक बेस का, सॉरी वीक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो इसका ग्राफ जो है ध्यान में रखना, इसका ग्राफ जो है यहाँ से चलेगा, यहाँ से मैं कर दूं, ये 7 पर आया, 7 के बाद हाइट मारेगा और फिर धीरे धीरे, यानी 7 के ऊपर हाइट से। यहाँ पर अब समझ चुके हो यहाँ पर कौन इंडिकेटर काम करने वाला है, यहाँ पर ये करने वाला है। यहाँ मिथाइल ऑरेंज काम नहीं करने वाला है, यहाँ मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि ये इसी के बीच में काम करेगा दोनों इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर कभी यहाँ पर 7 से नीचे है ही नहीं, इसका हाइट 7 से नीचे है ही नहीं, ये काम ही नहीं करेगा। यानी यहाँ पर ये मिथाइल ऑरेंज काम नहीं करेगा और एचपीएच काम करेगा। चौथा है वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है। वीक एसिड और वीक बेस का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, यानी कहीं पर इसमें हाइट नहीं आता। जब हाइट ही नहीं आएगा तो फिर किस काम का इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर तो इसको इसी में काम करना होता है। तो यहाँ नो इंडिकेटर, इसको दूसरे तरह से चेक किया जाता है, वो बात की बात है। तो यहाँ वीक एसिड और वीक एसिड में नहीं तो मिथाइल ऑरेंज काम करता है, नहीं तो पीएचपी काम करता है। नो, कोई भी इंडिकेटर काम ही नहीं करता है, क्योंकि इसमें हाइट नहीं आया, इसमें ऐसा ग्राफ होता है। इस ग्राफ को याद रखना, यही है टॉपिक का नाम, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। यानी इस तरह के में कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, दोनों यूज होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में मिथाइल ऑरेंज काम करेगा, इसमें फिनोल्फिलीन काम नहीं करेगा। और ये है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें ये फिनोल्फिलीन काम करेगा, ये नहीं काम करेगा मिथाइल ऑरेंज, इसमें कोई भी काम नहीं करेगा। यहाँ एनओएच के बाद तो बेस पे लिख सकते हैं। और ये टॉपिक हो गया एंड, तो कल हम डिस्कशन करेंगे why this sudden change। ये ऑब्जर्वेशन है, सडन चेंज ड्रॉप ना उसको हाइट बढ़ाता है। अब ये सडन चेंज क्यों हुआ उसमें इतना ना, अब ये ऑब्जर्वेशन है कि ग्राफ बनाया गया है, पीएच मिलाते ही कुछ दूर तक चलता है चलता है चलता है, लेकिन जब जैसे ही खत्म होने की टाइम आती है, मतलब जैसे ही ये मान लो न्यूट्रलाइजेशन का टाइम आता है, तो वो हाइट पे भागता है, तुरंत भागता है ऐसे। ये ऑब्जर्वेशन, और उसी हाइट में ये इंडिकेटर काम करता है, दूसरे हाइट में काम नहीं करता, इधर काम नहीं करेगा, इधर काम नहीं करेगा। तो इसका हाइट जो होता है 7 से कम और 7 से ऊपर होता है, इसलिए दोनों इंडिकेटर काम करते हैं। इसका हाइट 7 से कम होता है, इसीलिए केवल ये मिथाइल ऑरेंज काम करता है, और इसका हाइट 7 से ऊपर होता है, इसलिए केवल फिनोल्फिलीन काम करता है, और ये कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता। चलो हो गया।
टॉपिक एंड हो गया। ओके, थैंक्स टू। कोई डाउट है तो बोलो।